नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ फ्राइडे स्पेशल में। और अब बातचीत होगी बाज़ार पे। नई हाई पे बाज़ार है, नया शिखर उसने छुआ है और एक तरीके से पूरा इकोसिस्टम, पूरा माहौल ऐसे लग रहा है कि बाज़ार में चारों तरफ से तेज़ी के लिए सारे चीज़ें इसके फेवर में आती हुई दिख रही हैं। तो हमने ये तय किया है कि अब से हर शुक्रवार को हम आपके लिए मार्केट पे शो करेंगे, क्योंकि आप लोग अक्सर ये बात कहते रहते थे और उसमें वो सारी बड़ी घटनाएं जो उस हफ्ते में हुई हैं, जिनका इम्पैक्ट आगे तक होगा और आगे जो बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं उनको करेंगे। चर्चा बहुत फ्रीव्हीलिंग होगी, लेकिन टॉपिक्स डिसाइड रहेंगे किस किस दायरे में हम लोग बात करेंगे, तो जिससे कि आपको ज़्यादा टेक अवेज मिल सकें। तो आज हम जो है कई सारे इश्यूज़ हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे, जिनके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हैं, और अगले हफ्ते भी कई ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिनका मार्केट के ऊपर असर पड़ेगा। तो पहले मेहमानों से परिचय, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किन किन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे मेहमान हैं सुनील सुब्रमण्यम सर, जो सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ हैं और बहुत बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और बड़े कठिन सवाल भी मैं इनसे पूछता हूँ, लेकिन हंसते हुए ये जवाब देते हैं। मनीष डांगी हमारे साथ हैं, मैक्रो इन्वेस्टर एडवाइज़र। तो चूँकि इकोनॉमिक पोर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूएस का हो चाहे वो इंडिया का हो, तो उससे जुड़े भी बहुत सारे सवाल हमें सॉल्व करने हैं। अजय पांडे हमारे साथ हैं, एमडी एंड सीईओ हैं ITA अल्टरनेट फंड के, जो एक फ़ंड चलाते हैं और मिड कैप के बड़े स्पेशलिस्ट हैं। तो और ये रैली अभी शुरू हुई है, तो उस पर ही बातचीत होगी। साथ ही गुरमीत चड्ढा, जो कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम कुछ सर्टेन टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो वो पहला टॉपिक तो ये होगा कि मार्केट न्यू हाई पे खड़ा हुआ है, नई हाई पे है, तो इससे आगे का रास्ता क्या बिल्कुल केक वॉक है या थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो क्या अर्निंग्स जो अब शुरू होगी जनवरी से, उससे कुछ क्यूज़ लेने हैं हमें। क्रूड बड़ा वोलेटाइल दिख रहा है, उससे क्यूज़ लेने हैं। अभी जीडीपी का आंकड़ा आया है, उसके अंदर क्या चीज़ें खास देखनी चाहिए हमें, उस पर बात करनी है, उसको देखेंगे। इसके अलावा फेड की बैठक है और आरबीआई की बैठक है, तो रेट इंटरेस्ट का क्या फ़र्क पड़ेगा, तो एक ब्रॉड पिक्चर पे इसको समझेंगे। दूसरा होगा कि कुछ सेक्टर्स जिन्होंने बहुत आउट परफॉर्म किया है और आगे भी ऐसी संभावना है कि वो आउट परफॉर्म करेंगे, जैसे कि एक एकदम आउट ऑफ द ब्लू एफएमसीजी में बड़ी तेज़ी बनी है। मिड कैप की रैली अभी शुरू हुई है, सिर्फ अभी भी वो अंडर परफॉर्मर है मिड कैप अगर आप देखें तो। और ऑयल एंड गैस में बहुत तेज़ी बनी है, अलग अलग रीजन से। किरीट पाई साहब की रिपोर्ट भी सबमिट की गई और साथ ही आरआईएल ने इसको लीड किया इस रैली को, तो उस पर बातचीत होगी। तीसरी चीज़, 3 नए स्टॉक जो पिछले 1 साल में लिस्ट हुए थे, उनमें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने एग्जिट लिया है और बहुत गिरावट के बाद भी एग्जिट लिया है। तो क्या अब ये अट्रैक्टिव है या अभी भी इनसे दूर रहना है, जो भी राय बनेगी इस पर बातचीत होगी। और चौथा, लास्ट में जाते जाते, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है, चुनावों के परिणाम आने हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के, उनका क्या असर होगा, नहीं होगा, कैसे बाजार उनको लेगा, उस पर भी बातचीत होगी। तो आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सुनील सर, नए हाई पे हम लोग खड़े हैं, अभी भी आप बाइंग करेंगे? हाँ बिल्कुल, चॉइस ही नहीं है, क्योंकि बात ऐसी है, देखिए ना, ये मार्केट की हाईज और लोज दो दिग्गज जो सेगमेंट है वो ड्राइव कर रहे हैं। एक है एफआईआई, जिनका 40% ओनरशिप ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैप है इंडिया में। दूसरा है म्यूचुअल फंड, वो जो 15% का हिस्सेदार है। तो कुल मिला के दोनों 55 से 60% मार्केट को हिलाते हैं। और क्या है कि ये दोनों एक इकोनॉमिक व्यू लेके अपना डिसीजन लेते हैं। बाकी जो रिटेल प्लेयर्स है या इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है, वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कर रहे थे। तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया के सिचुएशन में देखना है तो एक ही चीज उसको ड्राइव करती है। हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी तो कायम है, मगर ऑयल की दाम ये बहुत महत्वपूर्ण है एक एफआईआई को इंडिया में पैसा लाने में। तो अक्टूबर 21 में जब ऑयल 60 से 125 तक चढ़ गया था, अगले 9 महीने में करीबन आपको 2.5 लाख करोड़ का सेलिंग दिखा एफआईआई से। अब ऑयल की दाम वापस गिर रही है तो वापसी दिख रही है, 80,000 करोड़ ही वापस आया है। और 1.25 लाख करोड़ इंडियन मार्केट का पैसा, हमारा हक अभी वापस नहीं आया है, क्योंकि ऑयल में, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, एक क्लैरिटी नहीं है क्या गिरने वाली है। रिसेशन की बात हो रही है मगर, और प्राइस कैप की बात हो रही है, मगर जो ओपेक है वो
सप्लाई कट करके दाम को गिरने नहीं दे रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी विंटर का जमाना है एडवांस देशों में, यूरोप और यूएस में ठंड की वक्त है, तो यहाँ पे ऑयल का डिमांड ज्यादा होता है। तो फरवरी मार्च तक जब ये विंटर न चले जाए, आपको एफआईआई फ्लोज की जो वापसी है वो क्लैरिटी से नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। मगर जैसे ही ऑयल टूटता है, जो मेरे मन में फरवरी मार्च बनेगा, तो भयंकर पैसा आएगा, तो उससे पहले हमारी खरीदारी करनी है। दूसरी बात है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में आपने देखा हर महीने एसआईपी पे बढ़ रहा है। और म्यूचुअल फंड इंडिया में खास बात यह है कि 10% से ज्यादा, 10 भी बहुत ज्यादा है, 5 से 6% ही कैश रख सकते हैं। तो अगर निवेशक ने पैसा दिया तो उनको खरीदारी करना ही एक उनके पास चॉइस है, बाकी कोई चॉइस नहीं है। तो वो खरीदते जाएंगे, मगर क्या है, उनका ब्रॉड बेस होता है, लार्ज मिड और स्मॉल सबको इवेलुएट करते हैं। मेरे एफआईएस का टॉप 100 या मैक्स 150 स्टॉक्स में होता है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि एफआईएस की वापसी में म्यूचुअल फंड्स अपना लार्ज कैप जो वैल्यूएशन में बढ़ गए उसको बेचेंगे और उसको मिड एंड स्मॉल कैप में डाइवर्ट करेंगे। तो मेरे लिए एक ब्रॉड बेस मार्केट की रैली अभी बाकी है, और मैं कहूंगा कि अभी खरीदारी का वक्त। जो अभी सर 2-3 लाख करोड़ जो आपका हक अभी बाकी है वो इत्थे रखा जाएगा जब, तो वो आप कह रहे हैं कि मिड कैप में आएगा? मिड कैप में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड लार्ज कैप स्टॉक्स एफआईएस को बेचकर उस पैसे को डाइवर्ट करेंगे मिड कैप में। और आपको पता है ना, लिक्विडिटी का तो 4:1 फैक्टर है, यानी 1/4 ऑफ द पैसा भी मिड कैप में आया, स्मॉल कैप में आया, तो प्राइस 4 गुना बढ़ सकती है जितना कि लार्ज कैप में वो पैसा जाने से, क्योंकि फ्री फ्लोट इतना कम होता है मिड एंड स्मॉल कैप में। तो छोटा बहुत एक डाइवर्शन हो गया लार्ज से मिड को पैसा, तो समझिए कि मिड कैप की तो वैल्यूएशन एकदम जबरदस्त बढ़नी है। तो यानी बड़े वाले निवेशक आएंगे, वो बड़े वाले खरीदेंगे, आप लोग बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे और आप मिड कैप में लगाएंगे। इस तरीके से ये चक्र चलेगा और मिड कैप की एक बड़ी रैली बनेगी, ऐसा सुनील सर मान रहे हैं। लेकिन इसके पीछे 2 बातें उन्होंने कही कि क्रूड एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और फेड भाई पावेल साहब भी तो बीच बीच में अपना कंट्रोल या अपना वर्चस्व बीच बीच में दिखाते रहते हैं। मनीष जी, इस पूरी पिक्चर में जो इकोनॉमिक फैक्टर की चर्चा अभी सुनील जी कर रहे थे, कोई ऐसा फैक्टर आपको लगता है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो क्रूड हो या हम फेड की चिंता करें या आरबीआई की चिंता करें, वो भी पॉलिसी लेके आने वाले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है इस जंक्चर पे? तो नीरज, साल से साल से जो कंस्ट्रेंट्स थे इंडियन इकोनॉमी पे, फाइनेंशियल कंडीशंस और क्रूड को चलते हैं, तो फाइनेंशियल कंडीशंस का जो पीक स्ट्रेस है, अपना पहले भी कई बार बात हुआ है, वो एक्चुअली करीबन वो पीछे है मोस्ट प्रॉब्ली। अब उसका मतलब ये नहीं है कि फेड का रिफ्लेक्स विल बी टू एक्चुअली कट रेट्स अगर वहां की इकोनॉमी वीक होती है, तो वहां थोड़ा सा अंतर है। तो उसकी वजह से शायद इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से ऊपर जाएंगे नहीं, लेकिन यहीं के आसपास में सेटल होंगी। इसीलिए वहां का 2 साल का यूएस ट्रेजरी अभी भी 4.25-4.5 के बीच में ही रेंज कर रहा है। दूसरी रही बात क्रूड की, जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस देश के लिए रहा है हमारे, अभी फिलहाल एक्चुअली जो मैक्रो सेटअप है, ग्लोबल इकोनॉमी काफी तेजी से स्लो हो रही है। मोस्ट प्रॉब्ली यूएस अगले साल 25-50 बेसिस पॉइंट से ही ग्रो करेगा, चाइना 3.5-4% पे, यूरोप रिसेशन में रहेगा, जापान मोस्टली ग्रो नहीं करेगा। तो जब 3/4 वर्ल्ड इकोनॉमी इतनी बुरी सिचुएशन में है, उसके बावजूद भी क्रूड जो है वो 80-90 के बीच में ही है, तो वो अभी ये बताता है कि सप्लाई डायनेमिक जो क्रूड का है वो ऐसा है कि वो सप्लाई के ड्रिवन उसका मूवमेंट हो रहा है बनिस्बत डिमांड के। तो अब अगर 2023 मोस्ट प्रॉब्ली रेंज ही रहेगा, लेकिन जब भी ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी आती है तो क्रूड यहाँ से ये बॉटम है शायद, और यहाँ से ऊपर ही रेंज ट्रेड करेगा। तो अब इसको कैसे समझें, थोड़ा सा स्टेप डाउन करके देखें तो, कि जो बहुत बड़े स्ट्रेस पॉइंट्स थे इंडिया के लिए, टाइट फाइनेंशियल कंडीशन और हाई क्रूड, वो हमारे को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं। तो जहां तक मार्केट का प्रश्न है अगले 6-12 महीनों में, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा नीरज कि एक्चुअली हमारा माइक्रो अब कैसा करता है। जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी है वो एक्चुअली बरकरार रहती है नहीं रहती। पिछले 2 सालों में हमने देखा कि एक्चुअली अर्निंग काफी तेजी से बढ़ी, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो सजेस्ट कर रहा है कि जो 2011 से 19 तक का जो माहौल था, जब सेल्स 5-7% से ग्रो करती थी और अर्निंग भी 6-7% से ही ग्रो करती थी, उतना खराब नहीं है, लेकिन एक काफी तेजी से डिसेलरेशन हो रहा है। आउटसाइड ऑफ बीएफएसआई को अगर देखेंगे
तो अर्निंग काफी डिसिलरेट कर रही है। तो अगला 6 से 12 महीने में जो सबसे बड़ा इंडिया के रिटर्न्स का जो पिवट होगा वो अर्निंग्स होगी, मैक्रो नहीं होगा। ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, ये एक और सवाल आपसे, ये जो जीडीपी के नंबर है कैसे लगे आपको? तो नीरज, जीडीपी देखिए 6.25 के आसपास में ग्रोथ, अगर आप उसको रन रेट बेसिस पे देखेंगे कि जो अगले 2 क्वार्टर में आपको दिखेगा कि मोस्ट प्रोबेबली 4.25-4.5% की ग्रोथ पे हम आ गए हैं। तो उसका मेजर रीजन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में है वो काफी स्क्वीज हुआ है। काफी सारा जो हम कंज्यूम करते हैं आज, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमारी इनकम नहीं है, वो बाहर की इनकम है। तो अगर बिकॉज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 2 क्वार्टर का 3.5% के आसपास में रहा है, तो उसकी वजह से उसने जीडीपी को काफी स्क्वीज किया है। अगर ऑयल और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट्स काफी तेजी से नीचे नहीं गिरता है, तो वेरी लाइकली कि FY24 भी इंडिया का ग्रोथ जो है वो 5% के आसपास में होगा। मेरा पहले व्यू था कि 5.5-6% के आसपास में हम कर पाएंगे। वेरी लाइकली हम 5-5.25% के आसपास ही रन रेट करेंगे, अनलेस ऑफ कोर्स क्रूड बहुत तेजी से नीचे आ जाए। तो आपको लगता है क्रूड नीचे आएगा? अब तो कह तो रहे हैं कि प्राइस कैप कर देंगे,